बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, लेसन नंबर 6 हम कर रहे हैं। 5 गाइडलाइन देखेंगे कि रीडर्स के लिए सैम्पल शीट दैट शुड बी केप्ट इन द माइंड व्हेन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक सैम्पल शीट आपके माइंड में होनी चाहिए जिसका हमने पॉइंट डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में भी, जब आप डिफाइन कर रहे हो अपने ऑब्जेक्टिव को। देख लेते हैं ओवरऑल पर्पस। दीज आर द क्वेश्चन टू कंसीडर व्हाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट द ओवरऑल पर्पस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। पर्पस का ओवरऑल डॉक्यूमेंट, जब आप ओवरऑल पर्पस कंसीडर कर रहे हो तो ये पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। कौन से भला? व्हाट आर यू राइटिंग, आप लिख के आ रहे हैं। व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू टू राइट मीन्स क्या चीज़ आपको लिखने के लिए आमादा कर रही है। व्हाट आउटकम टू यू डिज़ायर, आप क्या रिजल्ट्स चाहते हैं। रीडर्स प्रोफाइल। फॉलोइंग क्वेश्चन आर इम्पॉर्टेंट टू कंसीडर फॉर नोइंग अ रीडर। एक रीडर को जानने के लिए, जिसके लिए आप लिख रहे हैं उसके जानने के लिए ये फॉलोइंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन से? हु इज़ द प्राइमरी रीडर। प्राइमरी रीडर कौन है? प्राइमरी रीडर वो होगा जिसके सबसे पहले इंटरेक्ट होगा जिसका आपकी डॉक्यूमेंट के साथ। वट इज़ द रीडर्स रिलेशनशिप टू यू, आपका क्या रिलेशनशिप है उसके साथ। आपका बॉस है, मैनेजर है, या आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, उसके लिए लिख रहे हैं, आपका कोई ताल्लुक नहीं उससे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको ज़रूर माइंड में रखना है। वट आर योर रीडर्स जॉब टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब उसका जॉब टाइटल क्या है। मैनेजर है, बॉस है, डायरेक्टर है, आपका लोअर लेवल पे उसका आपसे टाइटल है, या आपका सबऑर्डिनेट है, या आपका बॉस है। हाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और टाइटल है, या लो है। Who else might read your information कम्युनिकेशन, उसके अलावा और कौन कौन आपकी कम्युनिकेशन रीड कर सकता है, मतलब जिसके बारे में आपको शक भी है उसको भी आप माइंड में रखेंगे। हाउ फैमिलियर इज रीडर विद योर कम्युनिकेशन, रीडर आपके कम्युनिकेशन के साथ कितना फैमिलियर है, यानी कि आप पहले उससे अगर आपका इंटरेक्शन रहा है फिर तो वो फैमिलियर होगा आपके स्टाइल से, और अगर वो नहीं है तो फिर क्या करना है आपको, ये आपको माइंड में रखना है। हाउ फैमिली इज द रीडर विद योर स्पेशलिटी, आपकी स्पेशलिटी से, वही बात आपके टाइप से, आपके अंदाज से कितना वो फैमिलियर है। डज योर रीडर हैव सर्टेन कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस, क्या उसकी कोई प्रेफरेंसेस हैं, कोई कम्युनिकेशन ऐसी है जिसको वो प्रेफर करता है, तरजीह देता है। अगर है तो आपको डेफिनेटली अपनी राइटिंग में उसको फॉलो करना है। रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड्स, कंसिडर फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर इवेल्युएटिंग द रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड्स। What are the key question जो रीडर will ask while रीडिंग। आप पढ़ते वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी चीज़ की उसको जुस्तजू तलब है, वो आपने ऑलरेडी अपने डॉक्यूमेंट में प्रोवाइड करनी है उसको। हाउ विल यू रीडर सर्च फॉर आंसर, वो उनके जवाब कैसे ढूंढेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में होंगे तो डेफिनेटली उसको कम मेहनत करना पड़ेगी और वो आपके डॉक्यूमेंट को प्रेफर करेगा आइंदा से भी। रीडर्स यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, अच्छा अब जो प्रोवाइड आपने इन्फॉर्मेशन उसको किया उसको यूज़ कैसे करेगा, ये लास्ट पॉइंट है कि फॉलोइंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द रीडर्स यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन वी प्रोवाइड विद देम। पहला पॉइंट है हाउ विल द रीडर यूज़ द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड, आपकी प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन को वो पढ़ेगा कैसे, पढ़ के क्या परसीव करेगा उससे। वट विल बी देयर पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, किन पॉइंट्स के बेस पे वो आपको परखेगा, दूसरे डॉक्यूमेंट से आपके डॉक्यूमेंट को वो अलहदा करार देगा, वो पॉइंट्स कौन से होंगे। अब ये सारी बातें जो बाद में होनी है ना आपके डॉक्यूमेंट के पढ़ने के, ये सब कुछ आपको पहले से कंसीडर करना है, तब आप अच्छा लिख सकेंगे। आल्सो ट्राई टू डिटर्मिन हाउ द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड विल अफेक्ट द रीडर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये भी आप ही को सोचना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन आपके ऑर्गेनाइजेशन को और रीडर को कैसे इफेक्ट करेगी, उन पर क्या असर करेगी, कैसे असरअंदाज होगी। अब आ गया ई पे रीडर्स एटीट्यूड। द फॉलोइंग क्वेश्चन शुड बी कंसीडर टू जज द रीडर्स एटीट्यूड। व्हाट इज द रीडर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट, एंड सेकंड वन इज व्हाट इज द रीडर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यू। रीडर का आपकी तरफ और आपके सब्जेक्ट की तरफ क्या एटीट्यूड है, मतलब पहले कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस तो नहीं रहा, अगर रहा है तो फिर आपको ज़्यादा अपने राइटिंग को डेफिनेटली मोल्ड करना पड़ेगा, और अगर नहीं है फर्स्ट एक्सपीरियंस है फिर भी आपको ऐसी राइटिंग होनी चाहिए आपकी जो इम्प्रेसिव हो रीडर के लिए। Sample worksheet to define objective. Overall purpose. What are you writing? A proposal that our software company, Adam Software, should assign the international projects to most reliable engineers. अब आप लिख के आ रहे हैं, ये एग्जांपल आपको दी जा रही है, आपने प्रपोजल लिखना है अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की तरफ से जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट को शुड असाइन द इंटरनेशनल प्रोजेक्ट टू मोस्ट रिलायबल इंजीनियर्स, के जो आपके काबिल इतमाद इंजीनियर हैं उनको इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आपने असाइन करने के लिए प्रपोजल लिखना है अपनी कंपनी सॉफ्टवेयर एडम सॉफ्टवेयर हाउस जो है उसकी तरफ से। अच्छा व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू टू राइट, अब क्या चीज़ आपको लिखने पर उभार रही है। आई थिंक दिस वे वी शुड कंप्लीट फॉर्म प्रोजेक्ट प्रॉम्प्टली एंड बिल्ड द कंपनीज क्रेडिबिलिटी।
इस तरह ये प्रपोजल आप लिखेंगे इसमें कि इस तरह से हम अपना फॉरेन प्रोजेक्ट जो है उसको ख़त्म कंप्लीट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को, और क्या कर सकते हैं अपनी कंपनी की क्रेडिबिलिटी को इंटरनेशनल लेवल पे इन्हांस कर सकते हैं। ये आपका प्रॉम्प्ट है। अच्छा, व्हाट आउटकम डू यू डिज़ायर? आई वुड लाइक द न्यू मेथड टू बी पुट टू इफेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। आप चाहते ये क्या है कि वो इंजीनियर जो हायर करने हैं इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए, कि उनको आपको एक ऐसा मेथड प्रोवाइड किया जाए जो ज़्यादा इफेक्टिव हो और आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको प्रोवाइड किया जाए, ये आप चाहते हैं। अच्छा, रीडर प्रोफाइल पे आ जाते हैं। हु इज़ द प्राइमरी रीडर? मिस्टर ज़हरा सईद आपकी प्राइमरी रीडर हैं, ये जो आपने ऊपर प्रपोजल लिखना है उसकी। अच्छा, व्हाट इज़ द रीडर रिलेशनशिप टू यू? वी सी ईच अदर डे बट ईच अदर डेली बट स्टिल हैव अ फॉर्मल। एक दूसरे को रोज़ देखते हैं लेकिन फॉर्मल रिलेशनशिप है, यानी कि मैनेजर हो सकते हैं, उसकी बॉस हो सकती है मिस ज़हरा सईद, या डायरेक्टर हो सकते हैं, यानी कि फॉर्मल रिलेशनशिप है उसके साथ उसका। वट आर यू रीडर्स जॉब टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? शी इज़ द हेड ऑफ द प्रोजेक्ट असाइनमेंट कमेटी फॉर आदम सॉफ्ट। अच्छा, आदम सॉफ्टवेयर हाउस को ये जो असाइनमेंट कमेटी असाइन किया गया प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लेवल का, उस कमेटी की वो हेड है मिस ज़हरा सईद, ठीक है। ये रिलेशनशिप है उसका आपके साथ, यानी कि फॉर्मल रिलेशनशिप है वो तो हो गया, यानी आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये और उसका जॉब टाइटल ये है कि वो उस प्रोजेक्ट की हेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट एल्स माइट रीडर योर कम्युनिकेशन? मिस्टर उमैर हफीज़, मिस्टर ख्वाजा उस्मान एंड मिस ज़हरा चीफ असिस्टेंट में रीड इट, कि उनके अलावा जो हेड हैं इस प्रोजेक्ट की, उनके अलावा ये लोग आपकी कम्युनिकेशन वो भी इसको पढ़ सकते हैं। वो असिस्टेंट होंगे इनके, या इनके सबऑर्डिनेट होंगे इसी प्रोजेक्ट में, इसलिए वो भी आपके प्रपोजल को पढ़ सकते हैं। ये सारी बातें आप माइंड में रख रहे हैं प्रपोजल लिखने के लिए, ये याद रखें। How familiar is the reader with your communication? She is the head of the present system of assigning. She has used the current system for 3 years. She does not know that I am proposing an alternative. वो कह रहा है कि आपकी कम्युनिकेशन के साथ उसका कोई पहले फेमिलियरिटी नहीं है। वो इस सिस्टम की जो 3 साल से इस सिस्टम में है और हेड भी रही है वो पहले से, लेकिन वो अब उनको नहीं पता कि आप इसका प्रपोजल तैयार कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट का, इंटरनेशनल लेवल का जो प्रोजेक्ट है, यानी कि आपकी उनके साथ कम्युनिकेशन पहले नहीं रही, ये मतलब है इसका। हाउ फेमिलियर इज द रीडर विद योर स्पेशलिटी? वेरी फेमिलियर, आपकी स्पेशलिटी से वेरी फेमिलियर है। उनको ये पता है कि आप एक्सपर्ट है प्रपोजल में, जो ऑब्जेक्ट का मतलब जो प्रोजेक्ट है उसके प्रपोजल देने में आप एक्सपर्ट हैं, तो इसलिए आपसे वो फेमिलियर है। अच्छा, लास्ट सवाल आ गया कि डज रीडर हैव कम्युनिकेशन, क्या उनकी कोई प्रेफरेंसेस हैं, कोई चीज़ है जिसको वो तरजीह देती हैं? हाँ, किसको? बिजनेस लाइक, बिजनेस कम्युनिकेशन को वो प्रेफर करती हैं। ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना, ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं जाना, बिजनेस फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है जिसको वो प्रेफर करती हैं। इस सब बातों को माइंड में रखते हुए आपने एक प्रपोजल तैयार करना है। रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड्स, फॉलोइंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू द रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड्स, व्हाट आर द की क्वेश्चन मिस्टर ज़हरा विल आस्क व्हाइल रीडिंग? वो आपका प्रपोजल पढ़ते हुए कौन कौन से सवाल वो पूछ सकती हैं मिस ज़हरा, ये आपने सोचना है। बट वुड आई हैव टू डू डिफरेंटली, आपको कोई डिफरेंट क्या करना है कि आपका प्रपोजल वो एक्सेप्ट करें, उसको वो पास करें आपके प्रपोजल को, कुछ आपको मुख्तलिफ करना है, ये भी आपने सोचना है। हाउ विल मिस ज़हरा सर्च फॉर आंसर्स? अच्छा, तो अब उनके सवाल जो माइंड में आ रहे हैं उनको वो कैसे देखेंगे आपके प्रपोजल में, उनको आपके प्रपोजल में ढूंढेंगे, आपसे पूछेंगे या क्या करेंगे उन आंसर्स के लिए, वो ये भी आप ही को सोचना है। हाउ एग्जैक्टली वुड द न्यू सिस्टम वर्क? तो अब नया सिस्टम जो इसके लिए आप प्रपोज कर रहे हैं वो कैसे काम करेगा, ये भी आपने बताना है। डेफिनेटली उसके बेनिफिट्स बताएंगे तो तभी वो एक्सेप्टेबल होगा ना। वट मेक्स यू थिंक दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द प्रेजेंट सिस्टम? अब ये भी आपने सोचना है कि प्रेजेंट सिस्टम जो चल रहा है, जिसके लिए आपने नया सिस्टम अल्टरनेटिव सिस्टम पेश करना है, उसके साथ क्या क्या रॉन्ग्स हैं, क्या क्या मसाइल हैं, वो भी आपने बताने हैं, तभी बताएंगे तो सिस्टम चेंज होगा ना। और लास्ट पे आपने क्या करना है, व्हाट विल द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट इंजीनियर फॉर दिस प्रोजेक्ट, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, उसके लिए न्यू इंजीनियर्स आपको चाहिए, आपने ये प्रपोजल लिखना है, आपको पता है। और अब आखिर पे आपने ये सोचना है कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए उन इंजीनियर को सिलेक्ट करने का जो आपको इस अपने प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। रीडर्स यूज़ ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, अब वो मिस ज़हरा जो है वो इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करेंगी ये हम देखते हैं। यू हैव टू थिंक हाउ मिस ज़हरा विल यूज़ द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड, अटेम्प्ट टू डिटरमिन हाउ द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड विल अफेक्ट हर एंड हर ऑर्गेनाइजेशन। आपने ये सोचने की कोशिश करनी है कि आपकी दी हुई इन्फॉर्मेशन मिस ज़हरा को और उनके ऑर्गेनाइजेशन को लिए कैसे साबित होगी, कैसा इफेक्ट करेगी। अब उनका एटीट्यूड मिस ज़हरा का, वट इज़ द रीडर एटीट्यूड टुवर्ड योर सब्जेक्ट? शी इज़ नॉट इन फेवर ऑफ न्यू सिस्टम, शी थिंक्स दैट इट विल क्रिएट कंपटीशन अमंग द न्यू एम्प्लॉयज़। वो नए सिस्टम के फेवर में नहीं है। आप कह रहे हैं ना न्यू इंजीनियर हायर कर रहे हैं और ये सब कुछ करना है, वो इस फेवर में नहीं है।
तो अब क्योंकि वो इसको कहते हैं कि ये ज़्यादा कम्पिटिटिव हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो जाएगा। तो अब आप नया सिस्टम चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अपोजिट एटीट्यूड फेस करना है इस प्रपोजल में। बट इज़ अ रीडर्स एटीट्यूड टुवर्ड यू शी थिंक ऑफ मी अ नोविस, यानी कि आपकी तरफ उनका मिसारा का एटीट्यूड क्या है, वो आपको नोविस यानी कि नया नया समझते हैं, आप नए नए भी आए हैं, मतलब कोई ख़ास आपका उनके साथ एटीट्यूड ना, इतना इंटरेक्शन रहा ना, उनको कोई पॉजिटिव एटीट्यूड है आपके साथ। तो अब आपने करना क्या है, सिर्फ अपना प्रपोजल ही अगर बहुत अच्छा कर पाएँ तो आप उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं, वरना फिर यू विल फेल। ओके, रिवीजन ऑफ गाइडलाइन 5। अब गाइडलाइन 5 की रिवीजन भी हो रही है, देख लेते हैं इसको भी। आइडेंटिफाइंग द रीडर्स बाय रोल, डिसीजन मेकर, एडवाइजर, इम्प्लीमेंटर्स। ठीक है, रीडर को आइडेंटिफाई करना है 3 रोल के साथ। अब रीडर की टाइप्स, ये 3 टाइप्स हैं। अब रीडर का नॉलेज क्या करना है कि बिकॉज रीडर्स नॉलेज और एक्सपीरियंस डिटर्मिन्स द लेवल ऑफ कंप्रीहेंशन ऑफ अ टेक्निकल मटेरियल। मेन बात है ये कि रीडर का जो नॉलेज और इसका एक्सपीरियंस डिटर्मिन करेगा कि आप किस लेवल का मटेरियल लिखें। Appropriateness is largely determined by your audience. For example, effect expressed in a mathematical equation may not be effective in a report addressed to a managerial audience. यानी कि आप ऑडियंस आपके मैनेजर लेवल के हैं, उनके लिए आप एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। अब उसमें आप बार बार मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करते जाएं तो डेफिनेटली वो फिजिबल नहीं होगी। तो अब आपको अगेन अगेन वही बात अपने ऑडियंस को माइंड में रखते हुए अपनी चीज़ तैयार करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल टेक्निकल राइटिंग should be appropriate to the specific institution context that motivated its creation. It should not only serve the writers and readers purposes but also conform to the goals and conventions to the institution which it exists. वो कह रहा राइटिंग ऐसी ना हो कि रीडर और राइटर के गोल्स ही पूरे हों, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन है, आपका इंस्टीट्यूशन है, कंपनी है, कुछ भी है आपकी, उसके जो कन्वेंशंस हैं, उसकी रवायात हैं, उनको भी बरकरार रखें, उसके गोल्स हैं उनको भी पूरा करें। ये ना आप जो अपना कोई भी आपका ऑडियंस है उसके साथ आप ज़्यादा पर्सनल होकर अपनी बात तो उससे मनवा लें, यानी कि आपका पर्पज़ था आपकी बात मनवाना और उसका पर्पज़ था कि उसको कोई वे मिल जाए अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका भी पर्पज़ हल हो जाए, आपका भी। लेकिन आप जो कन्वेंशंस है आपकी इंस्टीट्यूशन की, ऑर्गेनाइजेशन की, उससे आप हट के काम कर रहे हैं तो ये भी नहीं ठीक। मतलब आपको अपने दोनों कोई पर्पजेस फुलफिल नहीं होने, आपको उस इंस्टीट्यूशन के कन्वेंशंस का भी ख्याल रखना है। Institutional goals and conventions are sometimes clear and explicit. For example, in large companies, the specific goals of various documents as well as preferred format and style are often described in the company correspondence and style manuals. कि जो लार्ज कंपनीज होते हैं उनमें क्या होता है, गोल्स भी डिफाइंड होते हैं, स्टाइल भी जो आपको अडॉप्ट करना है, जो फॉर्म अडॉप्ट करनी है, जो भी आपको करना है, मैनुअल करस्पॉन्डेंस एक उसका कंपनी का होता है। जब आप वहाँ हायर होते हैं ना, वो उस पर आपसे उससे एक हलफनामा सा होता है, यानी कि आप ये वे यूज़ करेंगे, आप कोई नॉन कन्वेंशनल वे यूज़ नहीं करेंगे इस कंपनी के बेनिफिट के लिए। वो आप कर लेते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है, कन्वेंशनल मैथड। Although the context is not always clearly delineated, it always can be worked out. Research report should conform to the general goals and specific conventions of the scientific or technical community in which they are created. वो कह रहा है बाज़ ऑर्गेनाइजेशन में होता है क्लियर और एक्सप्लिसिट, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि क्लियरली आपको बताया जाए। तो आपको क्या करना, रिसर्च जो रिपोर्ट्स हैं उनको शुड कंफर्म टू द जनरल गोल्स एंड स्पेसिफिक कन्वेंशंस। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के पहले जो काम हो चुका है, कुछ रिपोर्ट्स होंगी, मेमोज होंगे, लेटर्स होंगे, तब वो आपको बताएंगे कि यहाँ क्या कन्वेंशंस चलती हैं, क्या गोल्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, टेक्निकल राइटिंग में कैसे हैं और साइंटिफिक में कैसे हैं। तो वो ऑलरेडी एक कन्वेंशन क्रिएट हो चुकी है, तो डेफिनेटली आपको फिर उधर फॉलो करना है जब आपके पास एक्सप्लिसिट रूल्स नहीं होंगे। तो स्टाइल गाइडलाइंस, स्टाइल गाइड्स आर widely used in the professional and organizations to achieve a uniform document look by identifying the formal requirements for a document's appearance. अच्छा, अब डॉक्यूमेंट की अपीयरेंस पे आपका स्टाइल जो है वो बहुत मैटर करता है। अब अगर आपने एक ही लाइन में सारा यूं लिख दी होगी, पूरी कहानी सुना दी होगी, तो डेफिनेटली वो नहीं। अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो उसकी स्टाइल फॉलो करें, मेमो लिख रहे हैं उसका स्टाइल, रिपोर्ट लिख रहे हैं उसका स्टाइल फॉलो करें, एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका स्टाइल फॉलो करें, स्टाइल को फॉलो करें ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मोर इफेक्टिव हो सके। They are task-oriented document in the sense that they provide definite instruction for preparing a document.
अच्छा, स्टाइल क्या है कि स्टाइल गाइडलाइंस आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में, कोई डॉक्यूमेंट बनाने में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ठीक है। स्टाइल गाइडलाइंस जो हैं ये आपकी इंस्ट्रक्शन के लिए, आपकी हदायत के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए। और आपको डेफिनेटली कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हुए स्टाइल गाइडलाइंस को भी फॉलो करना है। अच्छा, इंस्ट्रक्शन जनरली प्रोवाइडेड फॉर न्यूमरस डॉक्यूमेंट एलिमेंट इंक्लूडिंग मोस्ट, ये इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए स्टाइल गाइडलाइन के हवाले से। कौन सी हैं देख लेते हैं। पेज फॉर्मेट, टाइटल पेज एंड सैम्पल पेज विद हेडर्स और फुटर्स। ये आप MS वर्ड यूज़ करते हैं, आपको पता है हेडर फुटर क्या होता है, टाइटल पेज क्या होता है, सैम्पल पेज क्या होता है। आई थिंक यहाँ सिंपल पेज आना चाहिए कि टाइटल पेज हो जो कि सिंपल हो, हेडर और फुटर हो, यानी कि प्रोफेशनलिज्म में रहते हुए आपने लिखना है। अच्छा, नंबरिंग सिस्टम, पेज, ग्राफिक्स, सेक्शंस, ये आप यूज़ कर लेंगे। नंबरिंग सिस्टम उसमें होता है MS वर्ड में, ऊपर होम पे ढेर सारे यहाँ ऑप्शन दिए जाते हैं, कभी उनको सबको जाके चेक करें तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी क्या होती हैं। हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, हेडिंग्स ये ना कि मेन हेडिंग और फिर सब हेडिंग। जैसे ये देखें, अब हमारी हेडिंग कौन सी चल रही है यहाँ भला क्या होता है, स्टाइल गाइडलाइंस। हाँ, तो अच्छा आगे ये बुलेट्स में आपको वो पॉइंट्स बताए जाने हैं, मतलब हेडिंग और सब हेडिंग्स यूज़ करनी है आपने। ऐसे ही ग्राफिक्स एलिमेंट्स, यानी कि ग्राफिक एलिमेंट यूज़ करने हैं, कोई एरो बना लेना है या इस तरह, मतलब कोई चीज़ें भी समझाने के लिए यूज़ करनी है। यूजेज कहते हैं कस्टम को, या जो भी चल रहा है उस कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसके स्टाइल को आपने डेफिनेटली फॉलो करना है। पंक्चुएशन एंड मैकेनिक्स, पंक्चुएशन भी और मैकेनिक्स भी, कोई ख़ास अगर कोड वर्ड्स है या कुछ भी है उस ऑर्गेनाइजेशन के कन्वेंशन में, कस्टम में, आपने उसको फॉलो करना है। पंक्चुएशन तो आपको पता है क्या होती है। और डॉक्यूमेंट पैकेजिंग, डॉक्यूमेंट पैकेजिंग भी कुछ होता होगा, स्टाइल गाइडलाइन लिखने के हवाले से कोई स्टाइल होता होगा, मैं इससे इतने ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ। वटएवर जो भी आपने इन सब चीज़ों को फॉलो करना लिखते हुए, तो जब आप जाएंगे प्रोफेशन में तो आपको पता चल जाएगा ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। अभी तुझे सामने पढ़ना ही है। Well, for many documents it is a good idea to identify a standard style. Standard style वो यही चीज़ें हैं मेन स्टैंडर्ड स्टाइल की, तो आपने इनको फॉलो करना है so that you may achieve a consistency of style. Consistency is important not only because it genuinely improves the reader's ability to understand your material, but also because it gives the reader confidence in your ability to assert control over any detail. कंसिस्टेंसी कहते हैं, आप एक चीज़ मतलब आपने एक स्टाइल से लिखना शुरू किया, ऐसे ना हो पहले आप टाइम्स न्यू रोमन में लिखें 2 लाइनें, नीचे आके आप और कोई लैंग्वेज यूज़ कर लें, अटालिक में लिखना शुरू कर दें, बोल्ड कर दें, कुछ अनबोल्ड कर दें, मतलब आप इनकन्सिस्टेंट रहें, कभी कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कभी कोई डिज़ाइन। अब आप पेपर में तो आप कभी करें तो एग्जामिनर बेचारा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वहाँ प्रोफेशनलिज्म ऐसी चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती, वहाँ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। जो स्टाइल स्टैंडर्ड स्टाइल आपने स्टार्ट किया, आपने अपने डॉक्यूमेंट के लास्ट तक उस पर ही रहना है। मतलब बाज़ डॉक्यूमेंट्स लंबे भी होते हैं, मेमोज रिपोर्ट्स बाज़ होती हैं जो सेशनल रिपोर्ट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो पता नहीं 50-50 पेजेस से भी ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं। मतलब अगर आपको कभी ऐसा डॉक्यूमेंट्स यूज़ करना प्रिपेयर करना पड़ जाए तो क्या मेन बात कंसिस्टेंसी आपने नहीं जाने देनी, यानी कि एक तसलसल जिसको साथ आपने स्टार्ट किया उसी के साथ अपने डॉक्यूमेंट को एंड करें। और ये सिर्फ आपकी रिपोर्ट को जेन्युइन नहीं बनाएगा आपकी राइटिंग को, बल्कि क्या करेगा, रीडर को भी कॉन्फिडेंस देगा, योर एबिलिटी टू एसेट योर कंट्रोल ओवर एनी डिटेल, कि उसको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप एबल हैं, आपकी एबिलिटी है किसी भी डिटेल को ग्रैस्प करने की, तभी वो आपकी जो राइटिंग है वो पढ़े, आपकी डॉक्यूमेंट को मोर इफेक्टिव बनाएंगी। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।